शादी के बाद अभी तक मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं था। वो रात होते ही वॉशरूम चला जाता और 2-3 घंटे बाद आता। बाहर आते ही कहता मज़ा आ गया, सारी कसर पूरी हो गई। वह हर रात इसी तरह वॉशरूम चला जाता और मैं बाहर उसका इंतज़ार करते-करते सो जाती। एक दिन यह राज जानने के लिए मैंने वॉशरूम के रोशनदान से झाँका कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा पति तो वहाँ। मेरा नाम वंदना है। मेरी चाची ने मुझे बताया था कि मेरे माँ-बाप ने मेरा नाम वंदना क्यों रखा। मेरे माँ बाप ने शादी के कई सालों बाद तक उनके कोई औलाद नहीं थी। मेरे माँ बाप मुझे पाने के लिए दिन रात भगवान से प्रार्थना की थी। उन्होंने कई मंदिर कोई गुरुद्वारा नहीं छोड़ा जहाँ पर वो मेरे लिए प्रार्थना करने ना गए हों। वो मानते थे कि उनको उनकी प्रार्थना के फलस्वरूप ही मैं मिली हूँ, इसीलिए उन्होंने बड़े प्यार से मेरा नाम वंदना रखा। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि जिस औलाद को पाने के लिए वे इतनी मन्नतें मांगते रही हैं, एक दिन इस औलाद को छोड़कर दुनिया से अकेला चले जाएंगे। अगर उनको यह पता होता तो वे कभी भी मुझे पाने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करते। मुझे पाने के लिए उन्होंने जो भी मिन्नतें मांगी थी वह सभी पूरी हो चुकी थी, सिर्फ एक रह गई थी। वह मुझे तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए ले जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने से मैं बहुत छोटी थी। लेकिन बचपन में ही जब कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती तो माँ के दिल में एक डर पैदा हो जाता कि अभी भी एक मन्नत अधूरी है, इसीलिए शायद मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। जब मैं 7 साल की थी तो मेरे माँ बाप वह मन्नत पूरी करने के लिए मुझे तिरुपति बालाजी लेकर के जा रहे थे। इससे पहले कि हम मंदिर पहुँचते बीच में ही हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरे माँ बाप की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन मुझे सिर्फ बाहरी चोटें लगने की वजह से ही मेरी जान बच गई थी। लोग यह देखकर हैरान रह गए कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, फिर भी मैं कैसे बच गई। डॉक्टर वहाँ मौजूद लोग कहने लगे कि यह तो चमत्कार है। कोई कहता इसको जाके राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। कुछ लोग तो मुझे देखकर अफसोस भी कर रहे थे कि अब इस बगैर माँ बाप की बच्ची का कौन इसकी परवरिश करेगा। मेरे माँ बाप के रिश्तेदार में भी कोई मुझे अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। वे लोग तो इस डर से दोबारा अफसोस करने भी नहीं आए कि कहीं यह बच्ची उनके पालना न पड़ जाए। फिर मेरे पापा के दोस्त, जिन्हें मैं चाचा बुलाती थी, वह मुझे साथ ले गए और उनके साथ ही रहने लगी। चाचा चाची मुझे बहुत प्यार करते, उनको एक बेटी की चाह थी, उन्हें भगवान ने बेटा ही दिया था। मेरे जाने से चाचा चाची बहुत खुश हो रहे थे। चाची मुझे कहती थी शायद भगवान ने हमें बेटी इसीलिए नहीं दी थी ताकि हम तुमको ढेर सारा प्यार कर सकें। चाची मुझे अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करते थे। जब कभी मेरी और नील की लड़ाई हो जाती तो चाची अक्सर मेरी साइड लेती और अपने बेटे को ही डांटने लगती। बचपन का बीत गया था और कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चल रहा था। मेरी शादी की उम्र होते ही मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए। मेरे लिए रिश्ते आते देख चाची परेशान हो जाती। वे कहती कि तेरे साथ वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला बेटा, तेरे जाने से घर बिल्कुल सूना हो जाएगा। चाची की ऐसी बात सुनकर मेरा तो दिल ही भर जाता। मैं उनसे कहती मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मैं नहीं जाऊंगी ससुराल। तो मेरे चाचा मुझे समझाते और वो तो सदियों से चली आ रही परंपरा है बेटी, तो विदा होकर अपने ससुराल जाना ही पड़ता है, चाहे वह एक राजा की बेटी क्यों ना हो। चाचा के समझाने पर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर एक दिन लड़के वाले मुझे देखने आ गए। मेरा रिश्ता चाची के मायके वालों ने ही बताया हुआ था, इसीलिए चाची को थोड़ी तसल्ली हुई कि मेरी शादी के बाद मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी। लड़के का खुद का बिजनेस था, गाड़ी, सब कुछ था, इसीलिए मेरे चाचा चाची को वह रिश्ता पसंद आ गया। जब मैंने लड़के को देखा तो वह देखने में बहुत हैंडसम था, इसीलिए मैं भी खुश हो गई। मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। मेरी चाचा चाची तो बहुत धूमधाम से मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़के वालों की जल्दी थी, इसीलिए मेरी शादी जल्दी ही कर दी गई। वक्त की कमी होते हुए भी मेरे चाचा चाची ने मेरी शादी में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। शादी करके जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो मेरी शादी की पहली रात बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसी सारी दुल्हनों की होती है। हर लड़की की तरह मेरे भी अपनी शादी को लेकर बहुत सारे सपने थे, लेकिन वह सारे सपने मुझे पहली ही रात में चकनाचूर होते नजर आ गए थे।
मुझे तो पहली ही रात में ही कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। जिस लड़की के पति शादी की पहली रात उसके साथ बिताने के बजाय वॉशरूम में गुजारी हो, तो भला उस लड़की की दिमागी हालत कैसी होगी। शर्म के मारे तो मैं अपने पति के सवाल भी नहीं कर सकती थी। मैं नई नवेली दुल्हन थी, भला कैसे उनसे यह बात करती कहती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैंने ये सोचा कि मैं तो शादी की थकान की वजह से सो गई थी, लेकिन हो सकता है कि वे आकर सो गए हों और सुबह दोबारा से वॉशरूम गए। यही सोचकर मैंने खुद को तसल्ली दी, लेकिन मेरी यह तसल्ली किसी काम नहीं आई। अब तो मेरा पति हर रोज़ इस तरह के अजब गरीब काम करने लगा। देखते ही देखते मेरी शादी को 1 महीना पूरा हो गया और मेरी सास ने पोते की रट लगानी शुरू कर दी। मेरी सास को तो पता भी नहीं था कि इस 1 महीने में उसके बेटे ने मुझे किसी तरह से कोई संबंध नहीं बनाया था। उसका बेटा तो न जाने किन कामों में बिज़ी रहता था और शर्म के मारे मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। तब मुझे मेरी चाची की कही बात याद आ गई। चाची ने मुझे विदा करते वक्त कहा था कि देख बेटा, रिश्ता भले ही मेरे मायके वालों ने बताया हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कभी भी कोई भी तकलीफ़ हो तो तुम बेझिझक यहाँ आ जाना। जब तक तेरे चाचा चाची जिंदा हैं तब तुम्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं होने देंगे। अगले ही दिन मैं चाचा चाची के मिलने चली गई। वहाँ पहुँची तो देखा कि चाची की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माँ-बाप के जाने के बाद में चाचा-चाची ने सिर्फ़ जगह ही नहीं दी थी, बल्कि माँ-बाप की से प्यार से बढ़कर दिया था। मैं अपना दुःख बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए अपनी दिल को दुःख में दबाकर वापस अपने ससुराल आई। वहाँ पहुँचकर जब मैं अलमारी से कपड़े सेट कर रही थी, तो तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं तो आने वाले इंसान की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि कौन आया होगा। इसीलिए खामोशी से अपने काम में बिज़ी रही और सोचने लगी। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि एक छोटी-सी फिटकरी मेरे जीवन के दुःख में सबसे बड़ा कारण बन जाएगी। मेरा पति हर रोज़ एक नई फिटकरी लेके आता और उसे इस तरह सँभाल कर रखता जैसे कि वह कोई खजाना हो। हर दिन 10 मिनट बाद फिटकरी को आकर देखता और कहीं वो ख़राब तो नहीं हो गई, या कहीं कोई फिटकरी को चोरी करके तो नहीं ले गया, या कोई चीज़ फिटकरी के ऊपर गिर तो नहीं गई। कभी उसे अलमारी में रखता तो कभी संभाल कर ड्रॉअर के अंदर रख देता, कभी उसे बेड के नीचे संभाल कर रखता तो कभी किचन के कैबिनेट में छुपा कर रखता। सोच सोच कर मैं तो पागल ही हो रही थी कि आखिर इस एक फिटकरी में ऐसा क्या था जिसकी मेरे पति को इतनी परवाह थी। शादी की पहली रात जब मैं दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तब मेरे पति के हाथ में वह ही फिटकरी थी। मुझसे थोड़ी बातें करने के बाद वह फिटकरी को लेकर वॉशरूम में चला गया और ऐसा कहने लगा कि मानो पूरी रात उसने वॉश में ही गुजारी हो, और मैं उसका इंतज़ार करते हुए सो गई। सुबह मेरी आँख खुली तो भी वह मुझे बिस्तर पर नज़र नहीं आया था। मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या वह सारी रात वॉशरूम में ही था, और मैं परेशान होकर बैठ गई थी। मैंने देखा कि जब वह वॉशरूम से निकला, तब भी उसके हाथ में वही रैपर था जिसके अंदर फिटकरी थी। मेरे पति हर रात बहुत देर तक फिटकरी के साथ वॉशरूम में बंद रहता और बाहर आकर बोलता, सारी कसर पूरी हो गई। और मैं शर्मिंदा हो जाती, कैसी कसर पूरी हो गई। मेरी शादी को 1 महीना पूरा हो चुका था और यह फिटकरी थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब भी वो वॉशरूम जाता तब भी फिटकरी उसके हाथ में ही होती। वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज़ आती रहती। वह जितना ज़्यादा वक्त वॉशरूम में लगाता उतना ही ज़्यादा खुश होकर बाहर निकलता। मैं तो ऐसी अजीब सी उलझन में फंस गई थी कि किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। यह राज जानने के लिए मैंने वॉशरूम के रोशनदान से देखा तो मुझे चक्कर आ गए, क्योंकि मेरा पति उस फिटकरी के काम ही ऐसा कर रहा था। हमेशा की तरह आज भी मेरा पति कमरे के आते ही फिटकरी उठाकर वॉशरूम चला गया। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पति कमरे में आता ही इसलिए है कि फिटकरी के साथ वॉशरूम में बंद हो जाए। मेरा अस्तित्व तो उसके लिए कुछ मायने ही नहीं लगता था। मैं तो उसके नज़र में एक फिर ही नहीं आती थी। उसे अपनी दुल्हन से ज़्यादा फिटकरी से मोहब्बत थी। कभी तो सोचती कि चुप रहूं और उसके साथ समझौता कर लो, फिर अगले ही पल ख्याल आता कि क्यों चुप रहूं, चीख चीख कर अपने पति का सच्चाई दुनिया को क्यों न बताऊं। मगर ऐसा मैं सिर्फ ख्यालों में ही कर सकती थी। हकीकत में मुझे परेशान होने के अलावा कुछ आता ही नहीं था। मैंने खुद को घर के कामों में व्यस्त कर दिया था। अब मेरा काम सारा दिन किचन में खाना बनाना
बनाना, बर्तन धोना और घर की सफाई करना ही रह गया था। फिर मैंने सोचा कि इस तरह तो ज़िंदगी नहीं कटेगी, मुझे अपने पति से बात करनी होगी। एक दिन मैंने दबे-दबे शब्दों में उनकी बात की थी दिया कि उनकी माँ को एक पोते की ख्वाहिश है। मेरी बात सुनकर तो जैसे मेरे पति को करंट लग गया। उन्होंने जल्दी से कहा कि अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चले गए और अपना सिर पकड़कर मैं बैठ गई। मुझे पहले तो यकीन ही होने लगा था कि मेरा पति नामर्द है, इसीलिए वह फिटकरी का बहाना बनाकर हर रात वॉशरूम में चला जाता है, फिर मेरे सोने का इंतज़ार करता है। जब मैं सो जाती हूँ तो बाहर निकल जाता है, वरना कोई मर्द अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर क्यों सारी रात खुद को वॉशरूम में बंद रखेगा। मैंने सोचा अब तो मैं अपने पति का राज का पर्दाफाश करके ही रहूँगी, सच जानकर ही दम लूँगी। फिर एक रात मैंने सोचा कि मैं सोने का नाटक करती हूँ और देखती हूँ कि मेरा पति रात में करता क्या है। आज रात मैंने अपने पति से कहा कि मुझे नींद आ रही है, मेरा सिर में दर्द भी हो रहा है, तो मुझे पति जगाने की कोशिश मत करना। मेरी बात सुनकर मेरे पति के चेहरे पर चमक आ गई, जैसे वह इसी इंतजार में हो कि कब मैं सो जाऊं। उन्हें मुझसे कहा कि हाँ ठीक है, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। उसने कमरे की बत्ती बुझा दी और कमरे से बाहर निकल गया। यह सच था कि मुझे नींद बहुत जल्दी आ जाती थी, क्योंकि मेरा सारा दिन काम करती रहती थी और थकान के मारे जब बिस्तर पर सोने के लिए लेटती तो मुझे तुरंत नींद आ जाती। मैंने बहुत कोशिश करती कि मैं जागती रहूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था और मैं सो ही जाती थी। इसीलिए आज मैंने पूरी नींद दिन में ही पूरी कर ली थी। हुआ यूँ था कि आज दिन में मेरा पति घर पर नहीं था, तो मैंने अपनी सास से कहा कि मेरे सिर में दर्द है और मैं सोना चाहती हूँ। तो मेरी सास को लगा कि शायद मैं उम्मीद से हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे कहा ठीक है तुम सो जाओ, और जी भर कर सोई थी ताकि मैं रात को जाग सकूँ। तकरीबन 1 घंटे के इंतज़ार के बाद मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ और मैंने सोने का नाटक करने लगी। मैंने देखा कि वह फिटकरी लेकर वॉशरूम की तरफ जा रहा था और जब उसने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया तो मैं तुरंत ही उठकर बैठ गई। मुझे यह डर तो बिल्कुल भी नहीं था कि वह बाहर आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता था कि वह अब कभी काफ़ी देर बाद ही बाहर आने वाला था। मैं चोरों की तरह घर के पीछे हिस्से की तरफ चली गई जहाँ पर वॉशरूम था। रोशनदान थी लेकिन थोड़ी ऊंचाई पर थी और मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। फिर कमरे में आ गई और वहाँ से छोटा सा टेबल उठाकर बाहर ले गई। उस वक्त रात का 1 बजे हुए थे और घर वाले सो चुके थे, इसीलिए किसी की नज़र मुझ पर नहीं पड़ सकती थी, मगर फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा था और डर के मारे मेरे पैर काँप रहे थे। मैं वह टेबल उठाकर रोशनदान के करीब आई और टेबल पर चढ़कर देखने लगी कि आखिर मेरा पति इतनी देर तक वॉशरूम में करता क्या है। मेरे पैरों तरफ से कपकपाहट की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगी और गिर जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने अंदर हिम्मत का पैदा की और टेबल पर ऊपर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही मैंने रोशनदान में झांका कर देखा तो मेरे अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने गया और मैं टेबल से गिरते गिरते बची। भगवान, यह मेरा पति कैसा काम कर रहा है। फिटकरी के साथ इसका दिमाग तो ठीक है ना। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और वापस कमरे में आ गई। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं बिस्तर पर छुपकर रोने लगी। आज मेरे पति की असलियत मेरे सामने आ गई थी। क्यों आज तक मेरा पति मेरे करीब नहीं आया था, मैं समझ गई थी। यही वजह थी जिसकी वजह से मेरे पति अब तक मुझसे दूर रहता था, और मैं यह भी जान गई थी कि मेरी सास और बाकी घर वाले मेरे पति की असलियत से अनजान थे। असल में वह घर वाले अपने ही मामलों में उलझे थे और किसी को भी फुर्सत नहीं थी कि वह किसी की ज़िंदगी में झांक कर देखें या क्या कर रहे हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में चल रहा है। शायद वह यही वजह थी कि मेरे पति नज़र नहीं रखी थी वह, पर शादी अब करना अपना फ़र्ज समझा और शादी करना मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। माँ बाप को ऐसा लगता है कि बस औलाद की शादी करने का ही फ़र्ज है और वह उसकी शादी कर देते हैं, यह जाने बगैर कि बेटा शादी के लायक है भी या नहीं। बस किसी भी के भी पल्ले बांध कर उसकी ज़िंदगी खराब कर देते हैं। और लड़का भी बदनामी के डर से किसी को नहीं बताता कि मैं नामर्द हूँ और शादी के काबिल नहीं हूँ। इसी वजह से मुझे लड़कियाँ ऐसे ही आदमियों के नसीब बन जाती हैं और उम्र भर अपने होठ सिल कर बैठ जाती हैं।
मगर मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी। मुझे कौन-सा इनाम मिलने वाला था, उल्टा सारी उम्र भर के लिए औलाद न होने के ताने दिए जाते। मुझे बाँझ कहा जाता। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली, अब मैं चुप नहीं बैठूँगी। आज तो मैं इंतज़ार में थी कि कब मेरा पति बाहर निकले और कब मैं उसे दबोच लूँ। काफ़ी देर बाद जब वह बाहर निकला तो मुझे जागता हुआ देखकर चौंक गया। मैंने गुस्से से अपने पति का गिरेबान पकड़ लिया। उसने सवाल किया कि आखिर उसने अपनी हकीकत मुझसे क्यों छिपाई? मेरा पति अनजान बनकर ऐसे देख रहा था जैसे उस बात को समझ में ही नहीं आ रही। वह इतनी मासूमियत भरी नज़रों से देख रहा था कि दिल तो कर रहा था कि उसे मार डालूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह सच में इतना मासूम था या मेरे सामने ही एक्टिंग कर रहा है। शायद यही वजह थी कि जिसकी वजह से वह मेरे करीब नहीं आया था और सच बताने से डरता था, क्योंकि सच सामने आते ही उसकी बेइज्जती हो जाती और लोग उसका मजाक उड़ाते, जिसकी वजह से पिछले 1 महीने से मैं डिप्रेशन का शिकार थी। और आज मैं अपने पति के गिरेबान पकड़कर उससे सवाल कर रही थी। उसने यकीन नहीं हो रहा था कि उसका झूठ पकड़ लिया है। हक्का-बक्का होकर मुझे देखे जा रहा था। जब मेरे पति ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने अपना सामान बाँधा और वहाँ से जाने लगी। मैंने अपने पति को बहुत बुरा-भला कहा कि वह इस तरह का घटिया काम करता है, इसी वजह से वह फिटकरी को अपनी जान से ज़्यादा सँभाल कर रखता है। इतना कहकर गुस्से से घर से निकल गई और अभी मैं गेट तक ही पहुँची थी कि मेरा पति भागता हुआ मेरे पीछे आया और मेरा हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती मुझे घसीटता हुआ कमरे में ले गया। जब मैं चिल्लाने की कोशिश की तो उसने अपना हाथ मेरे मुँह पर रख दिया। मुझे खामोश रहने को बोलता रहा। उसने कमरे में बेड पर बैठाकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया और मुझे गुस्सा आया। मैं फिर दरवाज़ा की तरफ भागी, मगर उसने मुझे पकड़ लिया और बेड पर बिठाकर बोला, यह क्या तमाशा लगा रखा है? एक बार शांति से बैठकर मेरी बात सुनो। इस वक्त रात के अंधेरे में कहाँ जाओगी? उसकी बात पर मैं और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई और कहने लगी, आपको क्या लगता है आप सच को छुपा कर रखेंगे और मैं चुप बैठकर अपनी ज़िंदगी का तमाशा बनते देखती रहूँगी? एक ना एक दिन तो ये सच सबके सामने आना ही था। आप शादी के लायक नहीं हैं और नामर्द हैं। मैं खुद ये सच्चाई सारी दुनिया को बताऊंगी, क्योंकि आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है और आपके कभी माफ़ नहीं करूंगी। मैं अपने आप से बाहर हो रही थी। मेरा इतना कहते ही मेरे पति ने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और लड़खड़ाते हुए मैं ज़मीन पर गिर गई और टेबल का कोना लगने से बुरी तरह जख्मी हो गई। दर्द के से मेरी आंखें भर आई थी, लेकिन यह जख्म तो उन जख्मों के मुकाबले में बहुत मामूली था जो मेरी आत्मा पर लगे थे। मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि मुझे पर हाथ उठाएगा। हाँ, अगले ही पल मैंने फिर से ऊंची आवाज़ में कहा कि मुझे थप्पड़ मारने से आपको सच छुप नहीं सकता। तब वह कहने लगा, आहिस्ता बोलो, अपना और मेरा तमाशा मत बनाओ, घर वाले जाग जाएंगे। तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। कुछ भी सोचना बंद करो। मैं नामर्द नहीं हूँ, बल्कि एक अजीब सी बीमारी का शिकार हूँ। एक व्यक्ति ने मुझे यह इलाज बताया है कि फिटकरी के इस्तेमाल करने से मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँगा। पहले तो मैं बिल्कुल ही ठीक था, मगर कुछ महीने पहले से मुझे एक बहुत बुरी बदबू आने लगी थी, जिसकी वजह से मेरे करीब नहीं आता था कोई भी। मैंने इस बीमारी के तहत इलाज किया, महंगे से महंगा परफ्यूम इस्तेमाल किया, इंटरनेट से देखकर हर टोकटा यूज़ किया, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही फ़ायदा होता। मेरे सारे जिस्म में खुजली भी होने लगी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि मेरे खून में एलर्जी है। जब मैं एक बार बीमार हुआ तो मुझे खून में कमी हुई थी और डॉक्टर के कहने के मुताबिक मुझे एक आदमी ने खून दिया था। तब से ही मैं बीमारी का शिकार हो गया हूँ। डॉक्टर का कहना है कि उस बीमारी आदमी के खून में एलर्जी थी, जिसकी वजह से आज मैं इस हाल में हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आता हूँ। फिटकरी का इस्तेमाल करने से मेरी बदबू तो कुछ घंटे के लिए दूर हो जाती है, मगर प्रॉब्लम सिर्फ बदबू नहीं, प्रॉब्लम तो ये खुजली है। जब तक यह सही नहीं हो जाती मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। डॉक्टर ने दी हुई दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी और मैं परेशानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। न चाहते हुए भी मैंने अपने एक दोस्त को सारी बात बताई तो उसने मुझे एक वैद्य से मिलाया
जिसने मेरा चेकअप किया और मुझे यकीन दिलाया कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँगा। इधर मेरा इलाज शुरू हुआ, उधर मेरे घर वालों ने मुझसे शादी तय कर दी। मेरे लाख मना करने पर भी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मगर किसी ने मेरी एक न सुनी और हमारी शादी हो गई। जब मैंने वैद्य जी को बताया कि घर वालों ने मेरी शादी कर दी है, तब उन्होंने कहा कि अभी 1-2 महीने तक तो शादी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन शादी हो गई है। तो तुमको इतना करना होगा कि जब तक इलाज पूरा ना हो जाए, तुम्हें अपनी पत्नी से दूरी बनाए रखनी होगी। उन्होंने कहा पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर आराम से पूरी ज़िंदगी अपनी पत्नी के साथ रह सकोगे। वैद्य जी के इलाज से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा और मैं खुद को काफ़ी हद तक ठीक महसूस कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि शादी के दिन ही तुम्हें सारी हकीकत बता दूँ, लेकिन न जाने क्यों तुमसे कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। शायद यह मेरी गलती थी, इस वजह से तुम इतना सोचने पर मजबूर हो गई। वैद्य जी ने मुझसे कहा था कि फिटकरी से तुम्हारा इलाज मुमकिन है, इसीलिए मैं दिन रात फिटकरी लाता था। अगर एक दिन भी गैप रह जाता तो फिर से शुरुआत से इलाज शुरू करना पड़ता। इसीलिए मैं पागलों की तरह फिटकरे को अच्छे से रखता था, ताकि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं और एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकूं। मेरी तकलीफ़ भले ही किसी को नज़र नहीं आती है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे खुद को भी इस तकलीफ़ और घुटन हो रही है। मैं तुमसे माफ़ी माँगता हूँ कि तुम्हें पर हाथ उठाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरा पति बहुत ही शर्मिंदा लग रहा था और मुझे उसकी बातों पर यकीन हो गया, लेकिन क्योंकि उसकी आँखों के चेहरे की पर सच्चाई साफ-साफ झलक रही थी, मैंने अपने पति से कहा, आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं 1 महीने की इस परेशानी में ना होती। और आपकी कुछ हरकतें भी ऐसी ही थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं और कुछ गलत कर रहे हैं। मैं भी आपसे माफ़ी माँगती हूँ, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं शर्मिंदा होकर अपने पति से माफ़ी माँगी और उन्हें यकीन दिलाया कि जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, मैं आपका पूरा साथ दूँगी। एक दिन वह था और एक दिन आज का है। यह तो भगवान की कृपा है जो मेरे पति बिल्कुल ठीक हो गया और आज हम एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी-अच्छी कहानियाँ